IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। हम तीनों तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं, तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो आइए प्रणय, सौरभ और ख्याति के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? बस बढ़िया प्रणय, तुम बताओ ख्याति। बस मैं भी ठीक हूँ। तो प्रणय, आज क्या विषय लेकर आए हैं आज हमारे लिए? हाँ, तो एक बड़ा ही जबरदस्त पेपर पढ़ा था मैंने, तो मैंने सोचा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्योंकि एक सवाल मुझे हमेशा थोड़ा सा चुभ रहा था कई दिनों से, क्योंकि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में रोहित से बात की थी, बड़ी अच्छी पुलियाबाजी थी कि भारत को सर्विसेज से डेवलपमेंट मिलेगा हमें या मैन्युफैक्चरिंग से, और उन्होंने एक पक्ष रखा कि सर्विसेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम लोग ज़्यादा सोचते नहीं है उसके बारे में। और दूसरी ओर जो हम लोगों ने एस्पेक्ट डिस्कस किया था वो कि मैन्युफैक्चरिंग का, कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें वैल्यू एडेड हो रही है या नहीं, वगैरह वगैरह। तो ये हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग और हाई एंड सर्विसेज के बारे में हमने बात की। लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जो फिर भी जरूरी रहने ही वाला है, वो है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग, या वो मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कह सकते हैं टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर वगैरह वगैरह, जिसमें भारत की जो कंपटीशन है वो काफी ऐसे देशों से है जो भारत से इतने भी आगे नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कह सकते हैं जापान और साउथ कोरिया बहुत आगे हैं, तो हम लोगों को बहुत रनिंग रेस करनी है उनको पकड़ने के लिए। लेकिन टेक्सटाइल वगैरह में तो भारत पहले भी काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन पिछले 12-13 सालों में काफी पतन हुआ है भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, स्पेशली एक्सपोर्ट्स का। जबकि और चीन वैसे डोमिनेंट था, और चीन का जैसे जैसे डोमिनेशन कम हुआ तो दूसरे देश आ गए इसमें, जो थे बांग्लादेश, वियतनाम, और ये लोगों ने एक्सपोर्ट में कब्जा कर लिया। और अभी आप देखेंगे, अब यूरोप वगैरह में कपड़े भी खरीदोगे तो मेड इन बांग्लादेश दिखना काफी कॉमन है। तो मुझे यही लग रहा था कि भारत ने ये बस कैसे मिस कर दी और इसका क्या कारण है, और ये हमें फिगर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक लो एंड मैन्युफैक्चरिंग तो चाहिए ही चाहिए। आप भले ही आप फैब मत बनाओ या इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली प्लांट मत बनाओ, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ पे लो स्किल्ड लेबर है, उन्हें एम्प्लॉय करने के लिए तो इस इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, और ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लोगों को भी एम्प्लॉय करती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात टेक्सटाइल में स्पेशली, क्योंकि टेक्सटाइल और अपैरल जोड़कर हमारी पूरे जो फॉर्मल सेक्टर में महिलाएं हैं उसका 46% सिर्फ इन दोनों इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल और अपैरल में। तो अगर आप लोगों को जो एक और हम लोग का प्रॉब्लम है, विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, तो इस इंडस्ट्री एक ये कॉम्प्लेक्सिटी में हम जैसे कहते हैं ना, ये एक लेवरेज पॉइंट है। इसको अगर आप थोड़ा सा ठीक कर दो तो इसके जो इफेक्ट्स होंगे वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होंगे, डिस्प्रोपोर्शनेटली पॉजिटिव होंगे। तो मुझे लगा इसके ऊपर थोड़ा और इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि हम लोग यहाँ पीछे कैसे रह गए। ठीक है, ठीक बात है, बिल्कुल। और खासकर टेक्सटाइल में मुझे लगता है प्रणय कि मतलब हिंदुस्तान हाल फिलहाल से नहीं, मतलब हम हजारों साल से टेक्सटाइल लीडर हैं पूरी दुनिया के। तो हम बाकी चीजों में काफी सोचते हैं कि अरे हम पहले इतने बड़े थे, आज क्यों नहीं है। लेकिन टेक्सटाइल एक ऐसी चीज है जिसमें हम पहले बहुत बड़े थे और आज हम, और काफी टाइम तक हम बड़े रहे। इवन 90s अर्ली 2000s वगैरह में टेक्सटाइल काफी ठीक जा रहा था इंडिया में। लेकिन ये पिछले 12 साल के करीब 15 साल की कहानी है जब टेक्सटाइल एकदम से नीचे जाना शुरू हुआ है और हम कैचअप नहीं कर पाए, और कॉम्पिटिटिव रीजंस की वजह से। खासकर क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही थी, बहुत इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे, लेकिन सिर्फ पैसे के। मुझे लग रहा था कि शायद पॉलिसी में दिमाग कम, और हमेशा पॉलिसी इंटरवेंशन का मतलब होता था सरकार और एक्सपोर्ट के लिए और पैसा दे दो लोगों को। हाँ। तो आप जितना पैसा दोगे, तो एक ही पॉलिसी लीवर है इंडिया में कि अरे आपको एक्सपोर्ट का मतलब है आप और कितना लोगों को पैसा दे रहे हो, बाकी चीजें ठीक करने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज को इकट्ठा करके तोल लेते हैं। देखो भाई, हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिसिटी खराब है, सड़क खराब है, पोर्ट खराब है, वर्कर भी खराब मिलेगा, तो इसके बदले में आपका शायद वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी से कुछ 10% कम है, तो आपको हम एक्सपोर्ट पे 10% की सब्सिडी दे देते हैं। ये टाइप का माइंडसेट रहता है। हाँ, और वो हम सोचते ही नहीं है कि भाई उसको हम कवर कब करें,
क्योंकि वो चीज में अगर बाकी लोग हमसे आगे निकलते गए और बाकी कंट्रीज भी इस तरह की एक्सपोर्ट सब्सिडी दे सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे? ये तो गेम जीतने वाला गेम नहीं है ना। और टेक्सटाइल स्पेसिफिक मुझे एक याद आ रहा है, जब हमने डॉक्टर सावन रे से बात की थी तो उन्होंने और एक मुद्दा इसमें ये समझाया था कि भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है अभी तक फिर भी कॉटन ही डोमिनेंट है उसमें। तो उसमें क्या हो जाता है कि आप सिर्फ समर क्लोथिंग बना रहे हो, आप फिर विंटर क्लोथिंग के मार्केट से आप एक तरीके से आप प्ले नहीं कर पा रहे हो, जिसमें वो आर्टिफिशियल थ्रेड और पॉलिएस्टर का भी प्ले होता है। तो वहां हम लोगों का मार्जिन चला गया और वो शायद वहां पे बांग्लादेश और वियतनाम और दूसरे कंट्रीज ने वहां पे अपना मार्केट कैप्चर कर लिया है उस एंगल से। तो ये भी एक है कि, और एक ये भी रहता है कि जब भी वो पॉलिएस्टर वगैरह आप मिला देते हो तो मिक्स्ड फैब्रिक में फिर वो उसका प्राइस भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए काफी बार हम देखते हैं कि भारत का कॉटन अच्छा तो है, मुझे तो लगता है कि कॉटन के एंगल से हमारा कॉटन डेफिनेटली अच्छा है, पर प्राइस पॉइंट भी उतना बढ़ जाता है क्योंकि आपको क्वालिटी मिल रही है, बट अगर आपको प्राइस पॉइंट पे प्ले करना है तो फिर आप पीछे हट जाओगे, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस घट जाएगी। तो ये भी एक मुद्दा इसमें। और इसमें शायद थोड़ा सा एक हमारे यहाँ पे रहता है कि हाथ से बनी हुई चीज, कॉटन से बनी हुई चीज जो एलीट है हमारी, जो पॉलिसी बनाती है, वो उसको पसंद करती है। जबकि ग्लोबली ये किसी की पसंद वसंद पे नहीं, हमको तो कंज्यूमर की पसंद देखनी है ना। हम ये नहीं बोल सकते कि हमारी पसंद के हिसाब से अब जैसे मैं ज्यादातर से कॉटन के कपड़े पहनता हूँ और आप दिल्ली में एलीट सर्कल देखेंगे तो कॉटन के कपड़े पहनता है, पर अगर ग्लोबल ट्रेंड है पॉलिस्टर के कपड़े पहनने का अलग अलग रीजन की वजह से, प्राइस भी एक है, ड्यूरेबिलिटी भी एक है, उसमें रिंकल्स नहीं पड़ते, आजकल आयरनिंग कोई नहीं करना चाहता दुनिया में। हिंदुस्तान में इस्त्री वाले आपको मिल जाएंगे 50 रुपए, दुनिया में थोड़ी मिलते तो ये भी सारे एक दिक्कतें हैं कि लोगों को आसान कपड़े चाहिए जो धुलने में आसान हो, जो कि और उसमें आजकल अलग अलग वीव्स आते हैं जिसमें आपका पसीना जो है वो अंदर नहीं रहता है, कपड़ा पसीना एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो पसीना बाहर निकाल देता है। तो अलग अलग इनोवेशन आ रहे हैं आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। हाँ, तो इसमें क्या था कि हमारी बस यहाँ क्यों कैसे छूट गई, इस पे बताइए। हाँ वही तो उस पे आता हूँ मैं। पर वैसे आप दोनों को मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। सौरभ, एक्सपोर्ट सब्सिडी या पीएलआई स्कीम देने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है अभी, क्योंकि सभी देश दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ हम लोग एक फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम जोड़ देते हैं। मतलब हम लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे बनाओ, हम तुमको पैसे देंगे, और तुम कुछ भी इंपोर्ट करोगे तो हम लोग तुमको पनिश करेंगे और टैरिफ्स बढ़ा देंगे। तो ये दोनों जब हम लोग कंबाइन करते हैं तब एकदम रायता फैल जाता है, और वो बार बार होता है भारत में, क्योंकि ये क्या इफेक्ट होता है टैरिफ्स लगाने का, वो अभी तक भारत के पॉलिसी मेकर्स को समझ में नहीं आया, हम लोगों ने इंटरनलाइज नहीं किया है। तो ये है, शायद सब्सिडी देना है तो ठीक है, मतलब हर देश दे रहा है, पर उन दोनों को कंबाइन मत करो, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ख्याति, हाँ जैसा आप कह रही थी वो एकदम सही बात है कि एक्चुअली हम लोग देखें तो भारत में ज्यादातर कॉटन, मतलब क्योंकि ग्रो भी होता है तो एक इंटरेस्ट ग्रुप भी है जो कि चाहता है कि कॉटन की जो डिमांड है वो बढ़ी रहे। लेकिन ग्लोबली पूरा क्लॉथ मार्केट चेंज हो गया है इसमें, और पॉलिएस्टर की डिमांड और आर्टिफिशियल फैब्रिक की डिमांड काफी बढ़ गई है। तो ठीक है, हम लोग इस कहानी में जाते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ। तो ये पेपर है, एक 2022 का पेपर है, रीइग्नाइटिंग द मैनमेड क्लोथिंग सेक्टर इन इंडिया, अभिषेक आनंद और नवीन थॉमस का। तो ये पेपर मैं पढ़ रहा था और वो लोगों ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है कि भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पतन क्यों हुआ। तो उनकी जो कहानी है मेरी ज़बानी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो भारत 2011 से टेक्सटाइल और एपरल का मार्केट जो है बांग्लादेश और वियतनाम के हवाले छोड़ रहा है ग्लोबल मार्केट। और जो ग्लोबल डिमांड है, जैसा हम बात कर रहे थे, आर्टिफिशियल फैब्रिक बेस्ड क्लॉथ, पॉलिएस्टर उसका एक उदाहरण है, वो डिमांड काफी ज्यादा है कंपेयर टू कॉटन, नेचुरल फैब्रिक बेस्ड क्लॉथ। और जैसा सौरभ कह रहे थे, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी, रिंकल फ्री वगैरह बहुत सारे कारण है, लेकिन पूरा विश्व पॉलिएस्टर चाहता है। तो उसी जो भारत का पतन हुआ है वो इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत में जो पॉलिएस्टर का प्रोडक्शन है वो घट गया है कई पिछले सालों से। तो हम लोगों को ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्यों हुआ है ऐसा, और हम लोग क्यों एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं पॉलिएस्टर क्लॉथिंग। तो उसका कारण ये है
कि जो पॉलिएस्टर फैब्रिक है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनपुट रहता है, मतलब तकरीबन 70% जो वैल्यू है वो एक इनपुट केमिकल से आता है जिसका नाम होता है प्यूरिफाइड टेरेफ्थैलिक एसिड, PTA। तो इसको इंपोर्ट करना पड़ता है और इसको फिर प्रोसेसिंग करते हैं वगैरह वगैरह, फिर एक यार्न बनाते हैं, फाइबर बनाते हैं, फिर वो फाइबर जाता है अपैरल इंडस्ट्री में और फिर उसके कपड़े बनते हैं। तो ब्रॉडली ये सप्लाई चेन है। तो जो PTA है ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है और ये भारत में एक दो ही कंपनियां बनाती हैं और ये बड़े प्रोडक्शंस है, ऐसा नहीं है कि ये छोटे प्रोडक्शंस है, लेकिन ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज्यादा है उसकी, क्योंकि अपैरल इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है भारत में और तो डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स काफी ज्यादा है, PTA के एक दो ही प्लेयर्स। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे ये PTA और उसमें फिर वैल्यू एडिशन करके फाइबर बनाते थे या फिर फाइबर एक्सपोर्ट करते थे या फिर अपैरल एक्सपोर्ट करते थे। तो ये चल रही थी बात। लेकिन फिर इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि क्योंकि PTA का पहले मैंने जैसे कहा दो ही प्रोड्यूसर से, तो भारत में जितनी डिमांड थी वो पूर्ति नहीं कर पा रहे थे वो लोग, तो इंपोर्ट हो रहा था। तो ये दोनों जो प्लेयर्स हैं ये लोग अक्टूबर 2013 में ये लोगों ने भारत सरकार से कंप्लेंट की और एक पिटीशन की कि ये जो विदेश से PTA आ रहा है उसे बंद करो और इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दो। और क्योंकि ये चाइना और साउथ कोरिया, ये बाय द वे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना से आता है, ये तकरीबन 8-10 देशों से आता है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई नेशनल सिक्योरिटी और चीन वीन की बात है, काफी देशों से आ रहा था। लेकिन उन्होंने बोला कि ये डंपिंग हो रही है बहुत कम प्राइस में, हमारे कॉम्पिटिटर्स को और हमारे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। और सरकार ने मान ली बात। और जब ये एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले 6 महीने के लिए उन्होंने अर्जी दी थी कि 6 महीने के लिए लगाओ, लेकिन आप मानेंगे नहीं, ये फाइनली जून 2020 में निकाली गई है ये एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो तकरीबन 6 महीने की जो चीज थी वो 6 साल तक चली और वो ड्यूटी लग गई। तो उसकी वजह से आप समझ सकते हैं, अगर आप पॉलिएस्टर फैब्रिक बनाते हैं तो आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई और इनपुट कॉस्ट बढ़ गई तो आपका जो फाइबर होगा आउटपुट वो भी बढ़ जाएगी कीमत, और आप एक्सपोर्ट करने जब करना चाहेंगे तो आप कॉम्पिटिटिव नहीं रह पाओगे। तो ये मुद्दा हुआ है। और ये सिर्फ बात यहीं तक नहीं रुकती है। 2018 में जब ये आत्मनिर्भरता की बड़ी मतलब जद्दोजहद चल रही थी कि सब कुछ हम लोगों को घर पे करना है, तो उस मामले में हम लोग और लपेटे में आ गए और हम लोगों ने और इंपोर्ट टैरिफ्स लगा दिए PTA पे। तो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी तो चल ही रही थी, उसके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स भी लगा दिए। मतलब ये सिर्फ किसी भी देश से आप ला रहे हो तो ये इंपोर्ट टैरिफ्स और लग गई, तो उसकी वजह से और अनकॉम्पिटिटिव हो गया। तो आप समझ सकते हैं इसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, फाइबर मेकिंग और अपैरल इंडस्ट्री ये दोनों के लिए मामला और मुश्किल हो गया एक तरफ। और हम लोग ये भी देख सकते हैं क्योंकि बांग्लादेश जो है उनको दूसरी तरफ उन्होंने ऐसी कोई टैरिफ्स नहीं लगाई। और ये भी है कि बांग्लादेश को प्रेफरेंशियल ट्रीटी अग्रीमेंट्स का हिस्सा है बांग्लादेश, क्योंकि गरीब देश था, भारत से काफी गरीब था कुछ 20 साल पहले, तो उनको यूरोप वगैरह में स्पेशल रिबेट्स मिलते हैं, तो उनको टैरिफ्स कम लगते हैं। तो बांग्लादेश तो ठीक ट्रैक पे चल रहा था और हम लोगों ने अपने पैरों पे और कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ वियतनाम ने भी अच्छी चीज ये की कि वियतनाम तो RCEP का हिस्सा है, तो वो और उन्होंने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े इकोनॉमीज के साथ किया है। तो वहां पर भी उनको, वो जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उनको बहुत कॉम्पिटिटिव एक्सेस मिलता है इन मार्केट्स में। तो एक तरफ वो दोनों अच्छे कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ पे अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, तो इस वजह से भारत की जो इंडस्ट्री है वो काफी पीछे रह गई। तो ये बड़ा मुद्दा है। तो इसके इम्प्लीकेशंस हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप क्या समझते हैं इस बारे में? नहीं, जबरदस्त केस स्टडी है प्रणय। मतलब इन जनरल हम लोग ये घुमा फिरा के बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमको एक्सपोर्ट की क्षमता बढ़ानी है तो इंपोर्ट आसान होने चाहिए। इंपोर्ट मुश्किल करने से आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर नहीं बनते हैं। ना ही आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है। वो शॉर्ट टर्म में लगता है कि स्ट्रांग हो रही है और वो कुछ लोगों को फायदा होता है। ऑब्वियसली जो बना रहा है उसको तो बहुत अच्छा है, भाई मेरा कंपटीशन आपने कम कर दिया। लेकिन जिसका कंपटीशन कम होता है वो भी टाइम के साथ उसकी, जिसको बोलते हैं कि आपका अगर आपको किसी के साथ भागना नहीं पड़ रहा है तो आपकी भागने की स्पीड कम हो जाएगी ना ओवर टाइम। तो ये तो ठीक है कि आप किसी अमीर माँ बाप के से बच्चे हैं और आपको बोला जाए कि स्कूल में आपके साथ कोई दौड़ेगा नहीं,
ठीक है, आप अपने स्कूल में फर्स्ट आते रहोगे, फिर नेशनल कभी थोड़ी खेल पाओगे, और या नेशनल में आपके साथ किया जाएगा तो आप कभी ओलंपिक नहीं खेल पाओगे। ठीक है, तो यही हमारे साथ है। कुछ अमीर लोगों के बच्चे या अमीर लोग ये पॉलिसी बनवा लेते हैं सरकार से, और उनका तो खैर उनके हित में है, ये तो मैं समझता हूँ कि वो क्यों बनवा रहे हैं, कि भाई उनका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, लेकिन पॉलिसी मेकर ये क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं समझ में आता। उनका तो कोई स्वार्थ नहीं है इस चीज में, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये लोग इस इंडस्ट्री के हैं ना, इनको पता है। और मैंने देखा है काफी लोगों को लगता है कि ये करप्शन वगैरह की बात है। अक्सर करप्शन भी होता है, पर करप्शन अक्सर नहीं भी होता है। जेन्युइनली काफी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, जिसको हम बोलते हैं अरे इंडस्ट्री का इनपुट्स लेना चाहिए, पर इंडस्ट्री का इनपुट इस तरह से लेते हैं कि इंडस्ट्री से पूछ ही लेते हैं, तुम ही बता दो ना मैं क्या पॉलिसी बनाऊं। इनपुट्स लेने का मतलब है आप जानकारी लीजिए और फिर अपनी समझ भी लगाइए। लेकिन हमारे यहाँ पे वो फिर अक्सर वो पूरा होलसेल में जो है, एक शायद स्टेट कैपेसिटी भी कम है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ये, कभी कभी उसका नतीजा है कि स्टेट कैपेसिटी कम है, तो उनको लगता है इन्हीं से पूछ लो ना, ये इसी धंधे के हैं, इनको पता होगा क्या करना है। लेकिन ये जो आपने मूल, ये मुझे लगता है ये केस स्टडी है, ये सिर्फ टेक्सटाइल की नहीं है, हमको जनरल इस चीज से लेसन लेना है। और जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना प्रणय, की एक 1936 का पेपर है कि अगर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ तो एक्सपोर्ट पे वो टैक्स है। इसको ये हर पॉलिसी मेकर को पता होना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें उसमें जैसे आपने कहा ना कि जब हम इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं तो हम इनपुट कॉस्ट सबके लिए बढ़ा रहे हैं, और प्रोटेक्शन जो हम मिल रहा है वो कुछ 2-3 बड़ी कंपनी जो पीटीए बना रही है उनको मिल रहा है, क्योंकि ये तो बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएगी। पर अगर हम देखें एपरल जैसी इंडस्ट्री में तो एसएमईज का ज्यादातर एसएमईज इंडस्ट्री रहती है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रहती है। तो हम एक तरीके से बड़ी इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दे रहे हैं इनपुट टैरिफ बढ़ाने के बाद, और जो छोटी इंडस्ट्रीज है उनका हम इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो वो उनका इनपुट बढ़ गया, अभी महंगा हो गया। तो जिनको मतलब जनरली एक ये भी रहता है ना कि स्मॉल एंड मीडियम को थोड़ा और हेल्प करना चाहिए वगैरह टाइप का एक रहता है नैरेटिव, लेकिन हम इसमें नैरेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन कर ऐसा रहे। उससे भी ज्यादा नख्याती कपड़ा खरीद तो हर हिंदुस्तानी रहा है, हम हर हिंदुस्तानी का कॉस्ट बढ़ा दे रहे हैं। तो अगर हम एक डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव से भी सोचे, हम सोचते हैं कि अरे पॉलिटिशियन लोग कभी भी अच्छा डिसीजन लॉन्ग टर्म नहीं ले सकते क्योंकि वो नफा नुकसान सबका नहीं सोचते, शॉर्ट टर्म सोचते हैं। अरे इसमें तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग एक्चुअली ये बोलती है कि भाई सारे हिंदुस्तानियों को कम से कम सस्ता कपड़ा तो दिलवा दो, ठीक है। तो ये कहाँ की समझदारी है कि कुछ कंपनियों के लिए फायदा हो जाए और हर हिंदुस्तानी को इंपोर्ट टैक्स बढ़ाने के बाद। तो ये एक बड़ा मिक्स, और इसमें सारे पॉलिटिशियन ऐसा सोचते हैं। डेमोक्रेसी में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? सब वोट उनको जो दे रहे हैं लोग, आप उनके खिलाफ की चीज कर रहे हो। और इसमें शायद ये एक फॉरेन लेने का चीज का जो एक नेशनलिस्टिक बन जाता है, एक हमारा एक एंटी कॉलोनियल इतिहास है। तो मतलब चाहे कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, बीजेपी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोगों को लगता है विदेशी नहीं आना चाहिए, हम भूखे मर जाएंगे, ठीक है। हम आम आदमी के एंगल से भी हम देखें ना तो लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनके हित में है। लेकिन मतलब मैं तो नहीं पीटीए खरीदने वाला हूँ ना, तो मतलब मैं तो पीटीए नहीं बना रहा हूँ, तो मुझे तो इसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा है ना। तो हमें लगता है अच्छा नहीं भारत के लिए, तो हम उसको सोचते हैं कि हमें फायदा होगा, पर हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। मतलब आम इंसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट वो एक नेशनलिज्म के एंगल से हमें लगता है नहीं ये सही पॉलिसी है। हाँ, और नेशनलिज्म के एंगल से भी गलत है, क्योंकि देश के हित में तो नहीं है। फाइनली हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट कम हो गया बांग्लादेश से, औरतों के जॉब्स कम हो गए, हमारी एक सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जो टेक्सटाइल, वो कम हो रही है। तो इससे कैसे देश का फायदा होगा? तो ये तो नेशनलिज्म भी नहीं है ना। तो ये क्या है? नेशनलिज्म जैसा फील करता है, इसलिए शायद। हाँ, ये ठीक तुमने पकड़ लिया कि ये इसकी फीलिंग ऐसे आती। तो प्रणय हमको क्या करना चाहिए? ऐसी कैसे होती है कि ये चीज जो हर तरफ से लग रही हो पर हो नहीं, तो उसको पॉलिसी में कैसे तब्दील किया जाए? ये आई डोंट नो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर ये इस चीज का क्या आंसर है प्रणय? नहीं, आंसर यही है कि ये जैसा हम लोग बोल रहे हैं कि इतना ऑब्वियस होना चाहिए, ये इस तरीके से जब लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्वियस है, तब बात बनेगी। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी ऐसे ही हुआ ना सौरभ। मतलब शायद 50 साल पहले लोगों को ऐसे नहीं लगता था कि प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ कर सकता है या प्राइवेट सेक्टर को कई इंडस्ट्री में फोरफ्रंट पे होना चाहिए। लेकिन
फिर हो गई ये बात और अब लोग मानते हैं। तो शायद ट्रेड के मामले में हम लोग वहीं पर हैं जहां पर हम लोग 50-60 साल पहले थे, सोच वहां पर है। और एक और बात इससे जुड़ी हुई है, जैसा आपने कहा, जो प्रो मार्केट और प्रो बिजनेस डिस्टिंक्शन है वो भी इंटरनलाइज करने की बहुत जरूरत है। जैसा आप कह रहे थे कि अगर हम बिजनेस को पूछ रहे हैं कि क्या पॉलिसी बनाए इस सेक्टर के लिए, तो प्रो बिजनेस पॉलिसी होगी। वो तो यही बोलेगा सब चीजों पे इम्पोर्ट बढ़ा दो, मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तुम बस इम्पोर्ट रोको, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, मतलब ऐसा बोलेगा वो। और जबकि प्रो मार्केट जो है वो काफी अलग चीज होती है। तो ये डिस्टिंक्शन भी काफी लोगों को नहीं समझ में आता, और हमारे, आई एम श्योर हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वगैरह वो भी प्रो बिजनेस प्रो मार्केट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं अभी। कि नहीं, अगर ऐसा होता तो हम लोग इम्पोर्ट टैरिफ्स नहीं बढ़ा रहे होते। पिछले 6-7 साल में हम लोगों ने बहुत इम्पोर्ट टैरिफ्स लगाए हैं हर चीज पे। तो ये कहानी मैं बंद करता हूँ। वैसे तो ये तो हो गया, जैसा आपने कहा सौरभ, की इस वजह से हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, और जो जॉब्स क्रिएट हो सकते थे वो हुए ही नहीं है पिछले 10 साल में इस सेक्टर में। और ऑब्वियसली क्योंकि 46% ऑफ फॉर्मल लेबर फोर्स ऑफ विमेन की टोटल फॉर्मल लेबर फोर्सेस इन दिस सेक्टर, उनको बहुत इम्पैक्ट हुआ होगा। तो जो हम लोग बात करते हैं ना, FLPR क्यों घटा है पिछले, तो ये एक बड़ा कंपोनेंट है। हम लोगों को इसके ऊपर स्टडी करना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं करना है। हम लोग सीधा सोशल चीज पे चले जाते हैं कि भारत में ऐसा है वगैरह। पर हो सकता है इसका इकोनॉमिक रीजन है, तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। खैर, तो और दूसरा, इसका जो दूसरा पहलू ये है कि काफी लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन एक तो जो इंडस्ट्रीज थी जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड थी, जो PTA भी बना रही थी, यार्न भी बना रही थी, अपैरल भी बना रही थी, उनको फायदा हो गया इस पॉलिसी की वजह से। तो वो लोगों ने काफी मार्केट कॉर्नर कर लिया है डोमेस्टिकली। लेकिन क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव नहीं रह पा रहे, उनका PTA ऑब्वियसली हायर रेट पर था, इसीलिए वो अनकॉम्पिटिटिव थे, तो वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने इस सब पॉलिसी से कुछ 1-2 इंडस्ट्री प्लेयर्स को फायदा दे दिया है, और नुकसान बाकी सभी लोगों का हुआ है, चाहे वो उपभोक्ता हो या फिर जो SMEs हैं, जो ख्याति ने कहा। तो ये बात रही है। तो मुझे ऐसा लगता है सौरभ, इस मामले में, और ख्याति आपसे भी बात करना चाहता है, कि भारत में ऐसी नीतियां इस कारण से भी होती हैं क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बड़ा है। तो हम लोग अक्सर जो सक्सेस फैक्टर है वो ये देखते हैं कि भारत में हम लोग भारतीय कंपनीज ही सप्लाई कर पा रही हैं या नहीं। तो हम लोग एक्सपोर्ट तो सोच ही नहीं रहे। तो हम लोग एक खुश हो जाते हैं कि देखो, अभी जैसे स्मार्टफोन्स में भी, कि देखो अब 90% स्मार्टफोन जो भी भारतीय ले रहा है वो भारत में ही बन रहा है। तो हम लोगों को लगता है हम लोगों ने सक्सेस अचीव कर ली, लेकिन भारत का स्मार्टफोन मार्केट विश्व का 7% है। तो हम लोग बाकी 93% हम लोग अगर अचीव नहीं कर रहे हैं, हम लोग खेल ही नहीं रहे, खेलना ही नहीं चाहते उसमें, तो हम लोग कैसे मेजर? क्योंकि स्पेंडिंग पावर तो दुनिया के पास है ना, डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, तो खर्चा तो वो कर रहे हैं। तो ये अगर हम बेचेंगे नहीं तो कैसे? बिल्कुल, क्या थी, तो ये पैराडॉक्स ये है कि क्योंकि हम लोग बड़ा देश है, बड़े, लेकिन मैं बोल सकता हूँ ना प्रणय, फोन में ऐसा नहीं है ना। फोन में एटलीस्ट एप्पल का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है। वो अलग रीजन से है, क्योंकि उनको China +1 करना पड़ रहा है, इसलिए नहीं है, और कोई रीजन नहीं है। उनको उनका नेशनलिस्टिक डायरेक्टिव है कि तुम सारी अपनी प्रोडक्शन चाइना में मत रखो, और उसकी वजह से वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस बार मेरे ख्याल से कुछ $7 बिलियन का फोन एक्सपोर्ट किया है एप्पल ने इंडिया से। हाँ, लोग वो एप्पल एक ही सक्सेस है अभी, और वो अच्छी बात है, वो तो मैं हम लोग मान, लेकिन हम लोग का मेन एम यही होना चाहिए कि हम लोग एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। सिर्फ एप्पल तो एप्पल है, तो वो कहीं भी बनाएंगे, वो कॉम्पिटिटिव कर लेंगे वो, लेकिन दूसरे कंपनीज कर पा रही हैं कि नहीं प्रोडक्टिवली, और नहीं कर पा रही हैं तो क्यों, वो फोकस होना चाहिए, ना कि ये कि भारत के फोन्स भारत में बन रहे हैं कि नहीं, उससे क्या हम लोग अचीव कर पा रहे हैं। तो लेकिन पैराडॉक्स ये है, मैं ये पैराडॉक्स के ऊपर जाना चाहता हूँ, क्योंकि भारत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, तो कई इंडस्ट्री प्लेयर्स खुश रह सकते हैं अगर वो सिर्फ भारत के कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं, और जो कि साउथ कोरिया या ताइवान या सिंगापुर में नहीं हो सकता, उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन चीन और भारत और US जैसे देशों में आप बोल सकते हैं मेरे को क्यों करना है एक्सपोर्ट में, मैं सिर्फ दो प्लेयर्स हैं इस हर इंडस्ट्री में, और वो डोमेस्टिक प्लेयर को सप्लाई कर रहे हैं, और डोमेस्टिक मार्केट बड़ा है, तो मतलब बड़ा, मतलब कंपैरेटिवली तो हम लोग ठीक ठाक रहेंगे। तो इस
लो लेवल इक्विलिब्रियम में हम लोग जाके सेटल हो जाते हैं, और कई सेक्टर्स में ऐसा होता है। और भारत में ऐसी गुंजाइश हो सकती है, दूसरे देशों में नहीं हो सकती। तो पता नहीं, हम लोग उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं बार बार। क्या ये हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी ऐसा ही रहा है ना? मतलब 500 साल पहले भी हम लोग हमारे देश में ज्यादातर ट्रेड कर रहे थे, जबकि बाहर वाले लोग आके यहाँ पे चीजें ले जे व्हाटएवर जो ट्रेड चल रहा था वो पोर्चुगीज आ रहे थे, चाइनीज ट्रेडर्स कर रहे थे। भारत का ट्रेडिंग था बट लिमिटेड था आई थिंक। तो आई थिंक एक सिविलाइजेशनल एंगल से शायद हम लोग ऐसा हमेशा हम अपने देश में रह के खुश हो जाते कि ठीक है हमने ये कर लिया। क्या मैं शायद अनरिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू। नहीं, मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका में तो काफी हिंदुस्तानी जाके ट्रेड करते थे ना ख्याति, तो शायद यूरोप से कम आते थे, क्योंकि हम लोग वो सप्लाई चेन में बिलीव करते थे। हम अरब लोगों को बेचते थे, वो आगे हमारा माल बेचते थे, है ना। तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के ऊपर काफी आरोप लगता है कि इनोवेशन कम होगा, पर ट्रेडिंग की तो पूरी हमारे यहाँ कास्ट और ये सब है भाई। तो ट्रेडिंग तो हिंदुस्तानी लोगों का बहुत पैदाइशी चीज है, और वो विद इन, ठीक है इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, वो उसमें डाउट नहीं है, लेकिन वो कोने में आते आते लोग बाहर भी बेचते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बेचते हैं। बहुत बड़े बड़े ट्रेडिंग कम्युनिटीज हैं इंडिया की, जो कि ग्लोबल ट्रेड के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायमंड ट्रेड तो सारा का सारा पालनपुरी जैंट्स के पास में था ना, तो वो तो ग्लोबल, पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन है उनके पास। ठीक है, वैसे सही बात है। शायद मैं ज्यादा जनरलाइजेशन पे चली गई ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ट्रेडिंग हिस्टोरिकली एक्चुअली हमारा स्ट्रेंथ एरिया है, जिसमें हमको और अच्छा करना चाहिए था। अब जैसे हमारे पास में हुंडी सिस्टम या हवाला सिस्टम अब इलीगल है, लेकिन हमारे पास ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे ट्रेडिंग को करने के लिए, जो एक तरीके के आप इसको अर्ली बैंकिंग सिस्टम्स बोल सकते हो। आज वो इलीगल है क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में तो हवाला सिस्टम जो है वो एक तरीके का ट्रेडिंग का ही तो इनोवेशन है। मैं एक रिलेटेड सवाल पूछना चाहती थी प्रणय को। तो आपने दो चीजें बताई कि जिसमें वियतनाम और बांग्लादेश की बहुत सारी ट्रेड ट्रीटीज भी चल रही थी, जिसकी वजह से भी उनको बहुत फायदा मिला, और आपने आगे भी काफी बार बताया है, लेकिन हमने बहुत डिटेल में नहीं इस पे डिस्कशन किया है कि क्यों भारत बहुत सारी ट्रेड ट्रीटीज से बाहर क्यों है। तो क्या इस पे थोड़ा शायद आप बता सकते हैं हमें? हाँ, नहीं, क्योंकि भारत आरसीईपी का हिस्सा नहीं है, और अभी एक टीपीपी की बात चल रही है यूएस लेड, उसमें भी भारत का हिस्सा नहीं है। तो भारत को लगता है कि हम लोग कोई भी ऐसी ट्रीटी का हिस्सा रहेंगे तो चीन के सब प्रोडक्ट्स भारत में आ जाएंगे, ऐसा लगता है सब लोगों को, सरकार में काफी लोगों को। तो इसी वजह से हम लोग किसी भी बड़े ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें भारत हिस्सा है नहीं पार्ट लेंगे। और मतलब जब आरसीईपी में भारत ने ये डिसीजन लिया कि हम लोग नहीं रहेंगे, तो होम मिनिस्टर ने आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, आप पढ़ सकते हैं जाके कि क्यों भारत को नहीं रहना चाहिए इन सब ट्रीटीज में। तो ऐसा ही मतलब ये हम लोगों ने धारणा बना ली है कि जो भी विश्व में ट्रीटी होती है वो भारत के विरुद्ध होती है और भारत को नुकसान होता है। तो उस वजह से ये है। अब खैर भारत को की सरकार को ये भी लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते मल्टीलैटरल ट्रीटीज, लेकिन एफटीएस कर सकते हैं। तो ये अभी भारत के आप देख रहे हैं ओमान के साथ एफटीए की बात चल रही है, यूके के साथ एफटीए की बात चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हो चुका है ऑलरेडी। तो अब भारत के सरकार को पता है कि हम लोग क्योंकि हिस्सा नहीं है इन मल्टीलैटरल ट्रीटी एग्रीमेंट्स का, हम लोग को नुकसान है, और इसीलिए वो एफटीए करना चाहते हैं। लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता हमारे पास कैपेसिटी है कि हम लोग एक एक करके एफटीए करेंगे, कितने देशों के साथ करेंगे। और हर बार बात अटक जाती है एक चीज पे। जैसे आपको पता होगा यूके के साथ हम लोग एफटीए कर रहे हैं, उसमें क्यों बात अटकी है पता है? क्योंकि यूके ईवी एक्सपोर्ट करना चाहता है भारत को, और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त इंपोर्ट टैरिफ है, 70% या डबल है वगैरह। तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स जो हैं ऑटोमोबाइल वाले मतलब वो बोल रहे हैं कि नहीं, कम नहीं करना चाहिए, टैरिफ ज्यादा रहनी चाहिए। तो ऐसी बातें ही रहती है, हर एफटीए में कोई ना कोई एक आ जाता है। हाँ। और इसी वजह से हम लोग कितने एफटीए करेंगे, 10 साल में 10 करेंगे, उससे क्या फायदा होगा? जबकि मल्टीलैटरल ट्रीटी में हर एक में मतलब 10-10, 20-20, 40-40 देश हैं। तो एफिशिएंसी नहीं है ना एग्रीमेंट की, तो बड़ा मुश्किल काम है। दूसरा एक और माइंडसेट है मुझे लगता है प्रणय, वो जनरली एक वैसे रहता है कि भाई जो ट्रेड डेफिसिट है वो 0 होना चाहिए। एक
एक ये बड़ी फीलिंग है कि नेगेटिव ट्रेड मतलब कि अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं तो ये अनवायबल चीज है। ये वैसा है कि जैसे कि हम अपने पैसे, जितने हमारे पास पैसे हैं उससे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जबकि हमको फिस्कल डेफिसिट पे ध्यान देना चाहिए। हम एक्चुअली कर सकते हैं कम, उसको हैंडल करने के इकोनॉमी के पास बहुत तरीके हैं, और उसका सीधा ये होगा कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा करेंगे तो आपके एक्सचेंज रेट पे फर्क पड़ेगा, जो कि हम अगेन थोड़ा नेशनलिज्म से जोड़ते हैं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट होगा तो फिर आपका क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट गिर जाएगा ओवर टाइम। लेकिन ठीक है, गिर जाएगा तो गिर जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम अपने ऊपर टैक्स लगाएंगे, हम अपने आप को गरीब रखेंगे, लेकिन रुपया गिरना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, और वैसे तो ये एक थोड़ी सी फिस्कल डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में भी कंफ्यूजन है लोगों को कि दोनों को वो एक तरह से देखते हैं। भाई हम टोटल आमदनी और टोटल खर्चा देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसी हार्ड चीज नहीं है, करेंसीज आपस में एक्सचेंज हो जाती है। हाँ, एक्चुअली आप देखें जियोपॉलिटिकली तो ट्रेड डेफिसिट तो लेवरेज है। अगर आप मान लीजिए अगर हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है और काफी, जैसे चीन जैसा देश भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, सपोज, मतलब वो सप्लाई कर रहे हैं और हम लोग खरीद रहे हैं, इसीलिए डेफिसिट हमारा है, तो एक्चुअली वो तो लेवरेज हो गया है ना। हम लोग बोलेंगे हम लोग नहीं खरीदेंगे तेरे से, तो उनके सब इंडस्ट्रीज को फायदा है, जो कि चीन ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध किया, क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चीन था, तो अभी उन्होंने किया। तो ट्रेड डेफिसिट तो ठीक है यार, उसमें प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो नेगेटिव दिखता है ना, तो इसीलिए प्रॉब्लम लगता है। हाँ, तो ये थोड़े आई थिंक फंडामेंटल, मेरे को लगता है पॉलिसी मेकर्स फंडामेंटल्स पे ध्यान दें। इंडिविजुअल इंडस्ट्री के आप इनपुट ले लो, पर फंडामेंटल अपने स्ट्रांग रखो। हाँ, तो हाँ, बस यही। और वैसे आपने जो पेपर बोला 1936 में, इसे कहते हैं लर्नर सिमेट्री थियरम, मैंने भी हालिया पता किया उसके बारे में, लेकिन वो एक रिजल्ट है, मैथमेटिकल रिजल्ट है कि ऑल इंपोर्ट टैरिफ्स एंड अप बीइंग एक्सपोर्ट टैक्सेस, और तो वो पता होना चाहिए लोगों को। हाँ, तो ये बेसिकली किसी की ओपिनियन नहीं है, ये मैथमेटिकल प्रूफ है। तो इस पे बहस नहीं कर सकते। 36 से अगर अभी तक चला आ रहा है तो बहुत इकोनॉमिस्ट इसको जांच परख चुके होंगे। अगर इसमें कोई गलती होती तो ये कोई किसी का ऐसा नहीं है कि विदेशी साजिश है हमारे खिलाफ। ये सारे जो हम थियरम है उसका एक लिंक शेयर करेंगे, तो जिनको पढ़ना है तो एक्चुअली लिसनर्स को बोलेंगे कि आप जाइए और शो नोट्स में जाके हमारे ये लिंक्स वगैरह पढ़िए। तो हमारे पिछले जो एपिसोड था, हमारा जो पिछला एपिसोड था जिसपे हमने ड्यूअल सिटीजनशिप के बारे में बात की, तो काफी लोगों को ऐसा लगा हमें कि काफी लिसनर्स को उससे वो रिलेट कर पाए हैं इस विषय से। तो हमें एक लिसनर तरुण खैतान जी हैं, उन्होंने लिखा है, और वो एक प्रोफेसर है LSE के साथ, और उन्होंने एक्चुअली एक पिटिशन फाइल की हुई है, तो उन्होंने हमसे वो भी शेयर किया कि उन्होंने एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है, ये कहते हुए कि वो उन्होंने ये बेसिकली ये पॉइंट रखा है कि जब भी कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता अपनाता है तो ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो वो उसके अगेंस्ट कर रहे हैं कि आप इस तरह ऑटोमेटिकली खत्म करने का मत रखिए, और एक प्रकार का उन्होंने अपना पक्ष रखा है उसके ऊपर। तो ऐसे ही मतलब हमें काफी अच्छा लगा ये जान के कि इस विषय के बारे में बाकी लोग भी सोच रहे हैं, और उन्होंने अपने विचार भी हमारे साथ शेयर किए। तो अगर आपके पास अपने कुछ विचार है तो हमसे साझा करें, हमारा जीमेल वगैरह शो नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप हमें लिख सकते हैं। तो आज की पुलियाबाजी में भी आप लोग बताइए, ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, इंपोर्ट टैक्सेस, पॉलिस्टर, TPA, हर चीज पे आपके क्या क्या ख्याल हैं, और इस बात पे खत्म करते हैं आज की पुलियाबाजी। धन्यवाद। शुक्रिया। उम्मीद है आपको भी मजा आया। यह पॉडकास्ट संभव हो पाया है तक्षशिला इंस्टीट्यूशन के सपोर्ट के कारण। तक्षशिला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आप पब्लिक पॉलिसी, विदेश नीति या टेक्नोलॉजी गवर्नेंस में रुचि रखते हैं तो तक्षशिला की वेबसाइट takshashila.org.in पर उनके कोर्सेज को जरूर चेक कीजिए। और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट कीजिए puliyabazi@gmail.com पर, या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। शुक्रिया।